छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों का स्वागत है आज की एक बहुत दिलचस्प बातचीत में। ये बातचीत हम कर रहे हैं दिल्ली में बसे हुए लेकिन पटना के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए मनोज कुमार झा जी से, जो कि आरजेडी में उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आरजेडी के रणनीतिकार माने जाते हैं। लेकिन इन सब से परे ये तमाम परिचय जो है, बहुत से प्रोफेसर हैं, बहुत से प्रवक्ता हैं, आरजेडी में बहुत नेता हैं। मनोज कुमार झा जी का जो परिचय है वो ये है कि वो जब पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके विरोधियों सहित हिंदुस्तान की सारी जनता जो टीवी के सामने है वो मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनती है। मैं उनमें से एक हूं। मैंने उनको रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले कहा कि मैं आपसे एक अखबार नवीस की हैसियत से कम और आपकी एक प्रशंसक की हैसियत से मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूं। वो इतना अच्छा बोलते हैं पार्लियामेंट में, इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं, इतने कन्विक्शन के साथ वो रखते हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं। ऐसे कम लोग हैं पार्लियामेंट में, उनमें से एक हैं मनोज कुमार झा साहब। आपका बहुत स्वागत है मनोज जी यहाँ पर। शुक्रिया सुनील जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपने निजी व्यस्तता के बाद भी समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और बल्कि मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत विलंब हो गया। तकरीबन हम लोग शायद 1 महीने से इस पर जी चर्चा कर रहे हैं। जी, और मैं आपके पीछे जितनी किताबें देख रहा हूँ, आपकी लिखी हुई किताबों के बारे में मैं जो रिव्यू पढ़ रहा था, आपके इंटरव्यूज देख रहा था, आपके कुछ एक पार्लियामेंट के स्पीच जो हैं उनको मैंने आज दोबारा सुना और सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से आपने कोरोना में मरने वाले लोगों के लिए, जो गुजर चुके हैं, गुमनाम लोग जिनको सरकार ने गिना भी नहीं, उनके बारे में एक सामूहिक क्षमा याचना सरकार को किस तरह से करना चाहिए, एक सामूहिक जिम्मेदारी पूरे देश को कैसे लेनी चाहिए। आप की पार्टी जो है वो तो पार्लियामेंट में आपसे परे इतने मुद्दे इतने कन्विक्शन के साथ उठाते मुझको कम दिखती है कि हैं बहुत से और लोग भी। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं। असल में क्या होता है कि कई अवसरों पर ये तय होता है कि ये विषय ये उठाएंगे। जी तो अक्सर जिन महत्वपूर्ण विषयों पे आपने मुझे सुना है जी। उसमें पार्टी का निर्णय ये था कि मैं वो पक्ष रखूं। अच्छा, और उस इस तरह से चीजें चलती हैं जी। मैं मनोज जी ये जानना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अच्छा खासा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी प्रेस्टिजियस है, और एमएसडब्ल्यू जैसे सब्जेक्ट थे आपके, जो समाज सेवा वगैरह के और सामाजिक कार्य के जो कोर्स रहते हैं उसमें थे। वहां से आपको राजनीति में जाना कैसे सूझा? सुनील जी, ईमानदारी से कहूँ, आपने जिस वाक्य में थे शब्द का इस्तेमाल किया वो सब हैं। अच्छा मैं अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। लगभग हर हफ्ते मेरी क्लास होती है। हाँ। मेरे पास 8 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं अच्छा। और एमफिल स्टूडेंट्स हैं। और मैंने पूरी शिद्दत से हम्म पार्लियामेंट में शुरू में मैंने निगोशिएट किया हम्म। कि मैं पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं, मसलन मैं छुट्टी पे नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने वो दोनों तार रखे हैं। मैं विश्वविद्यालय में क्लास लेता हूँ। हाँ। जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लासेस शनिवार को लगाई जाए। अच्छा। जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है तो टाइम टेबल होता है हम्म उसके हिसाब से। लेकिन हम्म मैंने विश्वविद्यालय से ताल्लुक बिल्कुल खत्म नहीं किया। हम्म। हाँ, पॉलिटिक्स में बल्कि सुनील जी ये कहूं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना जिसको सिर्फ लेजिस्लेचर में प्रेजेंस से ना देखा जाए कि हाँ मैं पार्लियामेंट का मेंबर। तो मैं समझता हूं उस हिसाब से पॉलिटिक्स हम सब के रग रग में है। जी। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कोई सांसद बना, कोई हम्म पंचायत प्रतिनिधि बना, कोई विधायक बना। हम्म पॉलिटिक्स का मतलब एक ऐसा उपकरण हम्म। जो आपको एक फलसफा देता है, जी एक वैचारिक दृष्टिकोण देता है। तो जी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप जो किताबें खरीदते हैं, हम्म, आप जो जूता खरीदते हैं, उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है हाँ कि आपने यही जूता क्यों खरीदा, हाँ बाकी 4 ब्रांड को छोड़ करके। उसकी अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सदन में आना एक नेचुरल प्रोग्रेशन था मेरा। लेकिन पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक मैं समझता हूँ बहुत पहले से था, विद्यार्थी जीवन से। हाँ बल्कि कहूँ उससे पहले से भी। हाँ। और इससे पहले की बात थोड़ी ये हो, मैं कहूँ कि ये पूरी प्रेरणा मुझे हम्म। जिस व्यक्ति ने दी उससे मैं कभी मिल नहीं पाया। अरे। मशहूर लेखक थे राही मासूम रजा।
हाँ तो वो मेरी जिंदगी में, उनकी किताबें मेरी जिंदगी में बहुत पहले प्रवेश कर गई। हाँ। मसलन 10वीं और 11वीं के दौरान मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने भी। और लगभग पूरा राही मासूम रजा पढ़ा। मैंने भी। तो जीवन का एक दृष्टिकोण, सार्वजनिक जीवन में आचरण क्या हो, आपकी वैचारिकी क्या हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान राही मासूम रजा साहब का है, खास तौर पर टोपी शुक्ला और आधा गांव। बिल्कुल। मैंने कल परसों ही उनका जिक्र अपने एडिटोरियल में किया है कि आज रामायण पर या किसी आदि पुरुष नाम की किसी फिल्म में रामायण के कैरेक्टर्स को जैसे संवाद कहते हुए दिखाया गया है, और एक राही मासूम रजा थे जिन्होंने जो लिखा था उस सीरियल को, जिसको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान रुक जाता था उस समय। अरे उनका एक जो उस फिल्म में जो उनकी तरफ से जोड़ा गया था संभवतः, मैं समय हूं, जी याद है मुझको। मैं समय हूं, ये अपने आप में जब बोला जाता था तो लगता था कि मतलब यार कौन इसकी रचना कर रहा है, किसने ये चीज दिया। मतलब मैं आमतौर पर बहुत धार्मिक साहित्य का बहुत बड़ा पाठक नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि महाभारत को जिस संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ राही मासूम जी अपनी पटकथा के माध्यम से लेकर के आए, वो युगों युगों तक प्रभाव रखेगा। कितने आदि पुरुष आएंगे जाएंगे, लेकिन राही मासूम की जो संकल्पना थी महाभारत में, वो लगभग उनको व्यास के समकक्ष खड़ा कर देती। एक तो आप बिहार से रहे स्टूडेंट लाइफ से, नहीं मनोज जी? बिहार में सहरसा जो मेरा बर्थ प्लेस है, कोसी के किनारे का एक इलाका है, उसके बाद रांची, फिर उसके बाद पटना, और फिर उसके बाद दिल्ली। तो लगभग 4 ये महत्वपूर्ण शहर मेरे बनने की कहानी कहते हैं। मुझको याद है मैं किसी बड़े पब्लिशर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नक्शे से अगर बिहार को हटा दें तो हिंदुस्तान में साहित्य की किताबें छपना बंद हो जाएगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का आधा खरीदार जो है वो बिहार है। जी। तो इतनी दिलचस्पी वहां लोगों को हिंदी लिटरेचर पढ़ने में लिखने में रहती है। सर मैं ये बताऊं, मैंने अभी हाल में ही एक टीवी डिबेट में कहा, टीवी इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ बहुत पढ़ती थी और उपन्यास बहुत पढ़ती थी, खास करके बांग्ला से अनुदित हिंदी। और उन्होंने मुझ में ये आदत डाल दी, और वो आदत मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा होकर के रह गया है। जी मनोज जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। मैंने अभी श्रवण गर्ग जी एक जर्नलिस्ट है, उनसे बात की, विपक्षी एकता वगैरह के बारे में बात की थी, लंबा इंटरव्यू किया था घंटे भर का। जी। उन्होंने एक घटना याद की थी कि जेपी का मूवमेंट पटना में जिस तरह से शुरू हुआ था और उसके बाद 1977 की जनता पार्टी तक वो बात जिस तरह से आई थी, अभी बिहार में आप लोगों ने जो विपक्षी दल के नेताओं को इकट्ठा वहां पर न्योता भेजा, इकट्ठा किया, वहां पर बैठक हुई, थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो क्या आसार दिखता है आपको उसका? जो लोग वहां आए थे, जो नहीं आए थे, जो आए हैं उनके बीच में भी थोड़ा सा मुझको मतभेद कुछ मुद्दों को लेकर दिखा बाद में, तो वो किस किनारे पहुंचते दिख रहा है? सुनील जी, एक मैं स्पष्ट तौर पे कहूं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं उस मीटिंग से वाकिफ हूं, मैं अंदर था, मैं आपको बताऊं, इस दौर में जब राजनीति इतनी खंडित हो गई है और इतनी विभाजित है, उस दौर में एक साथ मिलना और मिल करके जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्पोकन लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह की मीटिंग्स में मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जो मैंने देखा अपनी नजरों से, अब क्या होगा 24 में कैसे बनेगी, लेकिन एक भरोसे का सूचकांक बढ़ा है। जिन मतभेदों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक पार्टी के कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसमें भी जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया। तो तात्कालिक तौर पे मीडिया को बाइट के लिए थोड़ी भिन्नता इस मुद्दे पर दिख सकती है, लेकिन मूलतः एकता कहाँ है? एकता है कि एक प्रगतिशील विकल्प देना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये प्रगतिशील विकल्प, प्रगतिशील, ये समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन से आया हुआ शब्द है, लेकिन ये बिसरा दिया गया है। चूंकि ये बिसरा दिया गया इसलिए मंदिर मस्जिद की साइज पे बात होने लगी है। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई विमर्श नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ अभी भी
सीवर में उतर के मरने वालों की एक ही जाति क्यों है, इस पर विमर्श नहीं है। थाली की साइज छोटी क्यों होती जा रही है, इस पर विमर्श नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, इस पर विमर्श नहीं है। बेरोजगारी के अधिकतम सूचकांक पे हम हैं पूरी दुनिया में, इस पर विमर्श नहीं है। इन सब विमर्शों पे वापसी का संकेत मुझे उस मीटिंग में मिला, और मैं मानता हूं कि बिहार में जो तेजस्वी जी ने किया था, जिसमें कि पोलराइजेशन की तमाम टेक्निक के बावजूद जनता के मुद्दे उछाल ले गए। अच्छा। और हमारे और तात्कालीन एनडीए के बीच में सीटों का फासला 8 सीटों का रहा। हाँ। कर्नाटक में भी उस नैरेटिव की विजय हुई। हाँ। क्योंकि देखिए बीते 8-9 वर्षों में हमने बहुत कुछ खो दिया है, बिल्कुल समाज छत विच्छत हुआ है, मतलब हमारी पूरी जुबान ध्रुवीकरण की जुबान हो गई है। एक लाइन आप कुछ लिख दीजिए, कुछ लिख दिए, मतलब किसी पुराने कवि की एक पंक्ति पढ़ दीजिए, आपके पीछे ट्रोल लग जाएंगे। ये इस हिंदुस्तानी समाज का मानस नहीं था। मैं अक्सर कहता हूं, मैं लंबा ना खींचूंगा, जेपी ने 2 चिट्ठियां लिखी थी कश्मीर के मसले पे, इंदिरा जी को और उनसे पूर्व नेहरू जी को। नेहरू जी को तो भाई कहते थे और इंदिरा जी को इंदू बोलते थे। इमरजेंसी को लेकर के लोग जो भी कहें, लेकिन वो रिश्ता बहुत प्रगाढ़ और अंतरंग था। बिल्कुल। नेहरू जी को लिखी चिट्ठी और इंदिरा जी को लिखी चिट्ठी में अलग अलग बातें थी, लेकिन एक बात समान थी कि आप बंदूक के नोक पे कश्मीरियों को अपना नहीं बना सकते। वो कहे, उनको सुना गया, उनकी चिट्ठी का जवाब भी दिया गया। लेकिन अगर आज के माहौल में जब मैं सदन में कहता हूं कि कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझिए, कश्मीर में जिंदा आवाम रहती है, जिंदा लोग रहते हैं, आपके उनसे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं या टूट से गए हैं, आप 20 पुल बना लो, फ्लाईओवर बना लो, लेकिन अगर ये पुल टूट गया रिश्तों का तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज के दिन में मुझे देशद्रोही कहा जाएगा, क्योंकि मैं उस नैरेटिव से अलग कह रहा हूं। आर्टिकल 370 को लेकर के जो चीजें हुई हैं सर, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हो सकता सर। मैं अपना इतिहास जानता हूं सर, मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर, मैं कश्मीर का, हिंदुस्तान में विलय का इतिहास जानता हूं सर। मैं बौनी समझ का नहीं हूं सर, और चूंकि बौनी समझ का नहीं हूं, मैं लगातार इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह, जमीन या कश्मीरी अवाम। आज ये चलाया जा रहा है कि जो हम विरोध में हैं, हम आपके संवैधानिक मान्यताओं की कमी के विरोध में हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ब्रूटल मर्डर के खिलाफ हैं। अहंकार त्यागिए, कश्मीरियों को गले लगाइए, तब कश्मीर अपने आप गले लग जाएगा। आपने अलग कर दिया, वो मुझे दुख है। तो जो पटना की मीटिंग थी, मैं पुनः वापस आता हूं, उसमें खुले मन से इन तमाम मुद्दों पर बात हुई, और सबसे बड़ी बात यह रही कि हमें कम वॉट में एक विकल्प देना। बहुत अच्छा, यानी आप जो कह रहे हैं एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हिंदुस्तान में अगर एक मजबूत विकल्प पेश हो सके, तो मैं कोई भाजपा या कांग्रेस या आरजेडी के फेवर की बात नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में एक मजबूत विकल्प रहना चाहिए। जी सर। चाहे आप लोग अगली सरकार में भी विपक्ष में ही क्यों ना रहें, कम से कम मजबूत रहें, आवाज रहे। जो आपने कहा, मैं उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं। मैंने अभी कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर जी को इंटरव्यू किया था, आप देखते रहते हैं उनका काम। जी 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 जी। उन्होंने मुझको कहा कि सुनील जी, हवा इतनी जहरीली हो गई है कि मैं अपने घर के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सोचने का तरीका भी सांप्रदायिक और खतरनाक हो गया है। जो आप कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ऐसा हो गया है देश में, तो वो सच में ही हो गया है। यानी मेरी कही हुई बहुत सी बातों में मुझको कुछ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से लोग बाहर कर दे रहे हैं। ये नौबत आ गई, और मैं ओछी बात नहीं कहता हूं, मैं एक सैद्धांतिक बात कहता हूं, उसके लिए बर्दाश्त कम हो गया है देश में। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, एक थोड़ा सा असुविधा का सवाल भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी आप लोगों के साथ रहते हैं, आज वो मोदी को छोड़कर, आरएसएस बीजेपी को छोड़कर सबके साथ रहना चाहते हैं। तो वो इतनी बार पाला बदल चुके हैं, और वो आज एक धुरी दिख रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द काफी कुछ
हलचल हो रही है। तो आपको लगता है कि अभी से 24 तक नीतीश बाबू कम से कम अपना मिजाज या अपना फैसला एक बार और नहीं बदलेंगे, मजबूत रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं जितना इस बीच में उनको जान पाया, पहले भी जब हम लोगों का इंटरेक्शन था, या उनका जो सार्वजनिक एक व्यवहार और जो बोलना रहता है, उसमें अगर 17 वाले एक, जिसको अब वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मानते हैं, जब हमसे अलग होकर के, वो इसको विशुद्ध रूप से गाइडेड मिसअंडरस्टैंडिंग मानते हैं, और कई दफा सार्वजनिक मंचों से वो कह चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है ना कि आज हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को, जो देश के इस हालात में एक साझा मंजिल अपने लिए नहीं, देश के लिए चाहते हैं, उनको अपनी स्मृतियों से वो क्षण निकालने होंगे जिस क्षण में हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला। वो तात्कालीन राजनीति की आवश्यकता थी। लेकिन राजनीति का मैं उदाहरण दूंगा, जब जयप्रकाश जी कोशिश कर रहे थे 77 में, और इन दिनों मुझे 77 और 2004 एक साथ याद आता है। जेपी के लिए बड़ा मुश्किल था, मोरारजी भाई, चरण सिंह जी, जगजीवन राम, मतलब टू एन एक्सटेंट चंद्रशेखर जी, तमाम लोगों को, या फिर आरएसएस के जो बीजेपी के लोग थे, बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन बड़े नेता से जेपी ने कहा कि फलाने नेता के यहाँ चलो, तो उन्होंने कहा उनके यहाँ तो मेरी लाश भी ना जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं, मुझको लग रहा है कि सांप नेवले को एक थाली में खिलाने जैसा कुछ था। हालांकि सांप कौन था, नेवला कौन था, ये अलग, लेकिन जेपी ने वो किया क्यों कि सबसे बड़ी चुनौती थी कि संवैधानिक मूल्यों पर एक आघात हुआ था। इंदिरा जी ने वो आघात आर्टिकल 352 के माध्यम से किया, लेकिन इंदिरा जी से ज्यादा चतुर, चालाक और शातिर ये निजाम, इसने 352 का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 365 दिन की इमरजेंसी दे दी। मतलब इमरजेंसी का मतलब यही होता कि अगर हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं और कहें कि अरे देखो आजाद है तभी तो तुम बोल पा रहे हो, या सुनील जी आपसे पूछ पा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है संस्थाएं और संस्थान क्या आचरण कर रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों और प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में आपका नजरिया क्या है? क्या एक मेजॉरिटेरियन, औपन्यासिक मेजॉरिटेरियन दृष्टिकोण के आगे आप एक बहुलवाद पे हमला कर रहे हैं? अगर इन पैमाने पे देखा जाए तो सचमुच आज की सरकार, मैं समझता हूं बड़ी चालाकी से उन्होंने इंदिरा जी के 352 को इम्प्रोवाइज कर लिया। उसी के बरक्स ये जो बात है कि नीतीश जी के साथ लालू जी या राजद के कुछ वर्षों के संबंधों में गिरावट की चर्चा होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे कई क्षण हैं जो हम सुनते हैं, मैंने देखा नहीं है, जो सुनते हैं उन दोनों के बीच में सानिध्य और अंतरंगता का। बच्चों की शादी से लेकर के तमाम अन्य अवसरों पर, या कोई बीमार पड़ जाए तब, तो मैं समझता हूं कि उन क्षणों को हर कोई, जो कहा मैंने कि सारे दलों को अपनी स्मृति पे काम करना। तृणमूल कांग्रेस से निकली है, उस एपिसोडिक मेमोरी को दरकिनार रखना है। एनसीपी वहां से निकली है, एनसीपी कांग्रेस से निकली है, उस एपिसोडिक मेमोरी को दरकिनार रखना है। फिर बहुत मौके होंगे जब हम अपनी लड़ाई को या तो पुनर्मूल्यांकन करें, लेकिन अभी साझा तौर पर देश को एक विकल्प की जरूरत है, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अपनी छोटी छोटी स्मृतियों में उलझे रहेंगे। आपने बहुत सही बात कही, और मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस छोड़कर जितने लोग निकले हैं वो कभी न कभी घूम फिर कर साथ में आए भी हैं, चाहे एक चुनाव के लिए, चाहे पार्लियामेंट या किसी असेंबली में एक मुद्दे को लेकर। आखिर शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में रहे, कई बार उन्होंने साथ दिया कांग्रेस का। मैं ये भी देख रहा हूं कि जिस वक्त सोनिया गांधी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही थी विदेशी महिला होने की, लालू यादव अकेले व्यक्ति थे जो दमखम के साथ उनके साथ खड़े हुए थे। और लालू यादव का कोई इतिहास जो है कॉस्मोपॉलिटन इतिहास इस तरह का नहीं था कि वो दिल्ली में रह के देशी विदेशी मूल के लोगों से मिलने का बहुत हो, लेकिन उनका रस्टिक विजडम जो था लालू यादव का डेमोक्रेसी को लेके,
वो उस वक्त बहुत मजबूत होकर उभरा था। और मुझको बहुत अच्छे से याद है कि कांग्रेस के कुछ बहुत बड़े नेताओं ने कहा था कि हमारे सबसे बड़े मददगार आज लालू यादव हैं, सोनिया गांधी के पीछे वो दमखम से खड़े हैं, चाहे वो एक अलग पार्टी में है। ये मुझको याद है पूरी बात। देखिए सुनील जी, इसमें एक महत्वपूर्ण है, लालू जी की राजनीति और उनका जीवन, उसमें बहुत फर्क नहीं रहा। मतलब लालू जी ने कभी भी किसी को हायर नहीं किया कि मेरी इमेज बिल्ड कर दो। उनका जो आचरण और व्यवहार रहा वो बहुत प्राकृतिक रहा। तो जिसको आपने कहा ना कि एक रस्टिक विजडम, उसके साथ साथ एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी दी जाए, ये उनके दौर में हुआ। अच्छा। उस समय पूरे देश में विमर्श में भी नहीं था। मुझको तो उन्होंने भी नहीं है ये बात। मैं ये आपसे कह रहा हूं, या आप उस समय के पुलिस ऑफिसर्स और डीएम से बात करिए, आपको वो बताएंगे उनकी जो छवि बनाई गई। और जो अभी मैं कई ऑफिसर से मिल रहा हूं जो रिटायर कर गए, अभी एक मोहतरमा ने किताब लिखी मैडम करके, उसमें उन्होंने बहुत जिक्र किया, कई पुराने ऑफिसर मिलते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति और प्रशासन को बिल्कुल अलग रखा। अच्छा। बिल्कुल अलग। इसलिए मैं कहता हूं कि बस उन्होंने आज के नेताओं की तरह एक कंपनी को हायर नहीं किया कि मेरी छवि बनाते रहो मेरे ब्रांड के इर्द गिर्द। वो जो थे उन्होंने किया, और जो किया वो ये सोच के किया कि इसका फायदा निचले पायदान तक जाए, संदेश निचले पायदान तक जाए। तो उसमें सोनिया जी के माध्यम से एक संदेश था, सबलीकरण का भी। मतलब इतने विशाल चरित्र के देश में, मिजाज के देश में, आप ये देशी विदेशी का राग अलाप रहे हो। पार्लियामेंट में ये कहा कि सिर मुंडा लेंगे हम अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री। मुझे स्मरण है जिन्होंने ये कहा था। आज उनके भाषणों की कई लोग तारीफ करते हैं, और मैं भी मानता हूं बहुत अच्छा बोलती थी। कम से कम बीजेपी में ऐसे नेताओं में से थी जहां तक लोग रीच आउट कर सकते थे, कम से कम शत्रुता की जुबान नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि सिर मुड़ा लूंगी, तो मुझे लगा था कि ये हम अपने देश को ये उल्टे पांव की यात्रा पे क्यों ले जा रहे हैं। तभी मैं राजनीति में नहीं था, मैं किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन मैंने इसको देखा है, महसूस किया है। और तब विरोधाभास लगता है जब विदेश में आपका एक सीनेटर जीत जाता है, आप यहाँ ढोल नगाड़े बजाते हो। ये विरोधाभास हिंदुस्तान के मिजाज का विरोधाभास नहीं है। हिंदुस्तान इस विरोधाभास के साथ नहीं जी सकता। एक बात बतलाइए मनोज जी मुझको कि आज देश में जो हाल हो गया है, जिस तरह का पोलराइजेशन धर्म को लेकर हो रहा है, और एक कटुता लगातार, धर्म जितना हावी हो गया है जिंदगी में। मैं तो एक नास्तिक हूं, आपको खुलासा कर दूं, मैं देखकर हैरान होता हूं कि एक इंसान की कामकाजी की जिंदगी में जो वैसे ही समस्याओं से लदी हुई है, उसमें धर्म का कितना हिस्सा होना चाहिए रोज। और मैं देखता हूं कि पब्लिक डोमेन, मीडिया, ये सब धर्म के मुद्दों से जितना लद गया है, और जिस बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण सोच समझकर हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई मुद्दा निकाला जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई चार पंडित मुल्ला बैठा के पेशेवर लोगों को मुर्गा लड़ाई करवाई जा रही है। क्या लगता है आपको 2024 तक जनता में कोई समझ लौट पाएगी? सुनील जी, एक बात कहूं, ये कुछ भी हो सकता है, ये धर्म तो कतई नहीं है। आप ही की तरह मैं धार्मिक नहीं हूं, बिल्कुल नास्तिक वाली कैटेगरी में नहीं हूं। लेकिन मुझको लगता है कि भगत सिंह की व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, तो राही मासूम के बाद अगर किसी चीज ने प्रभाव डाला तो वो एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, थैंक्स टू पीपल्स पब्लिशिंग हाउस। अब मैं कहूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि धर्म, ये धर्म नहीं है, धर्मांधता है। और धर्मांधता वो भी सस्ती चवन्नी छाप वाली। आपने क्या किया है ना कि इतना ध्रुवीकरण कर दिया है कि दुनिया को देखने का और सारा चश्मा गायब हो गया। एक ही चश्मा है, हिंदू मुसलमान। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने आकर के इसका आविष्कार किया। मैं हमेशा कहता हूं कि यहूदियों के बारे में
जर्मन नागरिकों के बीच में एक वैमनस्य पहले से था। हिटलर ने उस वैमनस्य को राजनीतिक पूंजी की तरह इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल कैपिटल की तरह। हमारे यहाँ भी एक बहुत ही सतह के नीचे एक ये धारा थी। इन लोगों ने उस धारा को पहले सतह फोड़ करके थोड़ा बाहर निकाला और फिर उस धारा पर सवार हो गए, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग जाएंगे विश्लेषण में तो लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान नव उदारवाद का भी रहा। नव उदारवादी जो पूंजीवाद है, उसको करता है ये सब। उसने ये इसके साथ एक घालमेल किया। तो आप देखेंगे कि बाजार ने इस धार्मिकता को, जिसको धर्मांधता भी कहते हैं, उसको प्रमोट किया, और प्रमोशन की वजह से एक प्रोडक्ट के रूप में ये हर टेलीविजन चैनल में पहुंच गया, एक वैचारिकी के रूप। नतीजे में क्या हुआ कि समाज से मौलिक प्रश्न गायब हो गए। बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मोदी जी और उनकी पार्टी को हुआ है, क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। मतलब एक वंदे भारत ट्रेन आप चला रहे हो, और आप ये नहीं देख रहे हो कि बाकी ट्रेनें जो उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से चल रही है महानगरों के लिए, उसमें क्या हाल है। जनरल डिब्बे गायब हो गए, 12 घंटे लेट चल रही है, भाड़ा सबका बढ़ गया है, केवल एसी डिब्बे लगा दिए गए हैं। बिल्कुल। और मैं तो एक चीज को लेके मनोज जी थोड़ा सा हैरान हूं, बहुत तकलीफ में भी हूं इसको लेकर, कि जिस दिन प्रधानमंत्री 4 या 5 वंदे भारत ट्रेनों को भोपाल में झंडी दिखा रहे हैं, जिस दिन वहां पे कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं अपने पार्टी के फंक्शन में, उस दिन करीब 65-70 दिन हो रहे हैं या 55-60 दिन हो रहे हैं मणिपुर को जलते हुए, और वो मणिपुर का म भी नहीं बोलते हैं। ये इमला जो है, अक्षर ज्ञान जो है, जिसके म में मणिपुर ना हो प्रधानमंत्री की भाषा में, वो मुझको बड़ी तकलीफ देता है, बड़ा सदमा देता है। आप अकेले नहीं है, करोड़ों हिंदुस्तानी। मैंने कहा ना कि इस ध्रुवीकरण के दौर में भी जहां मौलिक प्रश्न गायब होते जा रहे हैं, यकीन मानिए मणिपुर इनके लिए एक्लीज हील बनेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। एक राज्य आपका जी, आपने वहां कुछ हिंदी कर दीजिए ना, बहुत से लोग एक्लीज हील। हर कोई आपके जितना पढ़ा हुआ नहीं है। नहीं, एक्लीज हील का मतलब होता है कि सबसे कमजोर जगह जहां आपको अंततः चोट खानी पड़ेगी। ये रफ संवाद मैंने किया एक्लीज हील का। ये एक ऐतिहासिक टर्म है। अगर होगा तो मैं लिख करके भेज दूंगा, आप उसमें लगा दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में भी था, जो होम मिनिस्टर साहब ने, मैंने वहां भी कहा, बाद में प्रेस से भी कहा कि आज मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरत है हीलिंग टच की। मणिपुर प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, सोशल ऑर्डर में आपके द्वारा किए गए कारनामों की वजह से दरारें आई हैं। तो समुदाय जो थोड़े मोरे डिफरेंसेस के साथ, चाहे माइती हो, कुकी हो, नागा हो, वो रहते थे, आपने उनके शांतिपूर्ण सहास्तित्व के व्याकरण को बदल के रख दिया। नतीजे में क्या हो रहा है? नतीजे में ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि हमारा ये चरित्र हो गया है। एक तरफ पूरा मणिपुर जल रहा है, 150 से ऊपर जाने गई हैं, हजारों घर खाक हो गए हैं, 20,000 लोग विस्थापित हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी, और ठीक है, वो किसी की उंगली की चोट पर भी ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली की चोट पर। और जानिए, मैं इसको तंज में नहीं कह रहा हूं, व्यंग में नहीं, मुझे खुशी हुई कि चलिए साहब, इतनी सेंसिटिविटी तो है, लेकिन वो सेंसिटिविटी, उसका चरित्र मणिपुर के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचता। आप लाख ताली बजवा लीजिए, भोपाल में बजवाइए, ग्वालियर में बजवाइए, लेकिन मणिपुर के लोग जब सोने जाते हैं ना, एक एक क्षण को याद करते हैं। बिल्कुल, उनको अफसोस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा। और मुझे डर एक बात का और है, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, मणिपुर की छवियां कल को इस देश के तमाम राज्यों की छवियां न हो जाए। अगर वो हो गया तो ये जो हिंदुस्तान नाम का प्लॉट है,
जिसको आइडिया कहते हैं, जिसको गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, पटेल और न जाने असंख्य लोगों ने उसको सींचा था। आप उस नींव को खत्म करके जाओगे तो जरूर आप एक दिन, लेकिन तब तक वो नींव खत्म हो जाएगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं तो ये मणिपुर के मामले को देख रहा हूँ मनोज जी, मुझको लगता है कि मैतेई और कुकी दो जातियों के बीच जो तनाव था वहां पे, वो तनाव बढ़ते बढ़ते वो हिंदू और ईसाई की शक्ल में तब्दील हो गया है। एक दूसरा, वो आदिवासी और गैर आदिवासी टकराव में भी तब्दील हो गया है, क्योंकि एक तबका आदिवासी है, एक गैर आदिवासी है। मुझको ये भी लग रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग बहुत से हिस्सों में जहां आदिवासी पर्याप्त संख्या में हैं, वहां वो एक वजह से या दूसरी वजह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार इससे निराश हैं, इससे नाराज हैं। उनके भीतर आक्रोश बढ़ते चल रहा है, कहीं खदान के लिए, कहीं जंगल के लिए, कहीं किसी उनकी बेदखली के लिए, या जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के अलग अलग हमलों की वजह से बहुत जख्मी हैं आदिवासी इस देश के। जैसा एक वो अवतार नाम की फिल्म में आदिवासियों पे हमला दूसरे ग्रह पे जाके बताया गया है, कुछ उसी किस्म का हमला देश के आदिवासियों पे हो रहा है। और मुझको ये लग रहा है कि मणिपुर के आदिवासियों पे जो इतना बड़ा हमला है, मैतेई लोग भी उसमें घायल हुए होंगे, मरे होंगे, मुझको उसमें वो नहीं है, लेकिन खासकर जो कुकी आदिवासी लोगों के साथ जो ज्यादती वहां हुई है, वो देश के बाकी आदिवासियों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसा सोचने के मेरे पास कारण है। मैंने जो वीडियो रिपोर्ट मणिपुर वगैरह के ऊपर बनाई है, वो हमारी उम्मीद से 20-25 गुना ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, जिसको लेके मैं हैरान हूं। तो मुझको पता लग रहा है कि वो आदिवासी इलाकों में अधिक से अधिक देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उनको मारा जा रहा है, लाशों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है। गांव में, बस्तर के आदिवासी गांव में उनको कहा जा रहा है बाहर ले जाओ। तो संघ परिवार, बीजेपी ये तो मार रही है, कांग्रेस की सरकार बचा नहीं रही है, ऐसी खराब हालत है। तो आदिवासी जो है, आप जो कह रहे हैं कि ये पूरे देश में ये मुद्दा न फैले, मणिपुर से निकला हुआ वैल्यूज पूरे देश में तबाह न हो, आदिवासी मामला मुझको पूरे देश में फैलने का ऐसा ही लग रहा है। 1 दर्जन राज्यों में तो कम से कम पर्याप्त संख्या में आदिवासी हैं। देखिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 दर्जन राज्य में आदिवासी हैं। और आदिवासियों को लेकर के मुझे एक अक्सर याद आता है कि एक डिबेट चली थी आजादी के ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू और वेरियर एल्विन के बीच में। वेरियर एल्विन, हाँ, वेरियर एल्विन। मुझको लगता है कि अभी जरूरत है। नेहरू की सोच आदिवासियों के बारे में बहुत स्पष्ट थी जी। वो डेवलपमेंट को लेकर के भी ये नहीं चाहते थे कि डेवलपमेंट का जो एक न्यू दिल्ली बेस्ड मॉडल है वो ऐसा पेनिट्रेट करे कि हम हमारे आदिवासियों की, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज सब खत्म हो जाए। बहरहाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई और दलों की सरकारों ने भी आदिवासियों को जिस रूप में विकास के प्रतिमान में उनकी जगह होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उनके जंगल उनके नहीं रहे, उनकी जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो कालांतर में मैं समझता हूं ये एक बड़ी चुनौती देगा, क्योंकि मणिपुर में भी अगर आप कोर में जाके देखें तो उसमें लैंड ओनरशिप का भी मसला एक महत्वपूर्ण मसला है, बड़ा मसला है। मेरी चिंता इससे थोड़ी इतर भी है। मेरी चिंता ये है कि जब निजाम को ये लगता है कि बिना मौलिक मुद्दों पे जिक्र किए हुए अगर डॉग विसिल पॉलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि कोडेड लैंग्वेज में ऐसी बात कहना कि अपना संदेश वहां तक पहुंचा देना, उसमें क्या होता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजों का भी डॉग विसिल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बिना ये जाने हुए कि हिंदू मुसलमान तो बहुत बाद में आएगा भाई, ये आदिवासी रीति रिवाजों पर भी हमला है। आज देखिए ना, आर्टिकल शेड्यूल 6 कुछ राज्यों में एक एक्सेप्शन देता है समुदायों को, लोगों को। फिर आर्टिकल 371 है, न जाने कौन लोग इनको गाइड कर रहे हैं। इनका अपना विधि आयोग कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो जरूरत है ना इसकी ये वांछनीय है, वांछित नहीं, ये वांछनीय है। ये उन्होंने कहा कि दिस इज नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिना उस रिपोर्ट को पढ़े, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं,
मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर यूसीसी पे बात करें तो मैं 1 to 1 बात करने को तैयार हूं। हाँ, प्रधानमंत्री जी को किसी ने कह दिया कि भोपाल में ये इस सवाल पे बोल दो, तो ताकि कुछ दिन अब मुद्दा यूसीसी यूसीसी यूसीसी, मणिपुर पे बात नहीं होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होगी। तब क्या होता है ना कि जब पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में मौलिक मुद्दों से परे जाकर के आप करते हो तो हिंसा स्वतः स्फूर्त संवाद का पर्यायवाची बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद हमको लगता है कि बीजेपी के विजडम में, उनके वर्ल्ड व्यू में हिंसा उनके लिए एक स्तर पर बेहद आवश्यक है, क्योंकि अहिंसक माहौल में उनकी पॉलिटिक्स पर सवाल पूछे जाते हैं। हिंसा का माहौल होगा तो वो मुद्दे गौण हो जाएंगे और एक और चुनाव आप जीत जाइएगा। वो तो भला हो कर्नाटका की जनता का कि जिन्होंने कहा कि साहब हमारी नजर में बजरंग बली और बजरंग दल एक नहीं है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी कोशिश की थी। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि अगर बजरंग दल इतनी ही महान संस्था है तो अपने तमाम पोते पोतियों नाते नातियों को वही बजरंग दल में आप करवाइए, वहां ट्रेनिंग दीजिए और वहां से फिर पॉलिटिक्स में लाइए, तो वो अच्छे आपके कार्यकर्ता भी साबित होंगे। बिल्कुल। और आपकी ईमानदारी भी दिखेगी उस संस्था के प्रति सम्मान में। आप कर्नाटक के भाषणों में जो बोलकर आए और अगर सरकार ने कहा कि हम बजरंग दल जैसी संस्थाओं और एक मुस्लिम संस्था का भी नाम लिया कि ऐसी संस्थाओं, कांग्रेस पत्र में था, लेकिन उन्होंने बजरंग बली पे रोक लगाने की बात कही थी। मुझको तो हैरानी हुई कि जब नहीं, मुझे हैरानी से ज्यादा सुनी थी प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड के हिसाब से भी, उनके मानदंड को मैं बहुत ऊंचा नहीं मानता हूं, अपने मानदंड के हिसाब से भी वो बार को बहुत नीचे ले आए। बहुत नीचे। और वो कम से कम उनको रिग्रेट करना चाहिए कि बजरंग दल मतलब बजरंग बली, ये बजरंग बली कभी माफ नहीं करेंगे। अगर सचमुच वो पृथ्वी पे आ गए तो वो कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। यानी गदा का सबसे बड़ा इस्तेमाल उसी वक्त होगा अगर। बिल्कुल। मैं मनोज जी ये समझना चाह रहा हूं कि राहुल अभी जाकर आए हैं मणिपुर, आपको लगता है कि ये एक जख्मों पे मरहम लगाने की अच्छी एक्सरसाइज है? देखिए, आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि भी बताता हूँ। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, संभवतः 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई जी। ऑल पार्टी मीटिंग में यकीन मानिए सुनील जी, तमाम दलों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन एक बात कॉमन थी कि आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन ले चलिए। देखिए सर, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चुनाव के वक्त हम आपके पास आएंगे, आपसे वादे करेंगे, हम कुछ दावे करेंगे और आप ईवीएम के मशीन तक पहुंचिए, बूथ पे जाके वोट डालिए। सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञों की जरूरत होती है जब कोई समाज क्राइसिस में होता है। बिल्कुल। जब कोई समाज जिसके आगे शून्य दिखता है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, बिल्कुल उस समय में पॉलिटिकल क्लास की प्रेजेंस हैंड होल्डिंग करने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए उसको एक कॉन्फिडेंस देती है। हमें इजाजत नहीं मिली कि राहुल जी गए, और मैं यकीन मानिए कि राहुल जी वहां ना सिर्फ गए बल्कि उन्होंने जो एड्रेस भी किया प्रेस को, उन्होंने कोई भी पार्टीजन अप्रोच नहीं ली। बिल्कुल। जो विजुअल्स आ रहे हैं वो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि लोगों को इसकी जरूरत थी। बहुत इसलिए हम है, वो बहुत मूविंग है, उनको देखते मैंने खुद देखा वो। मुझको तो कायदे से लगता है कि अब भी कम से कम प्रधानमंत्री जी वहां जाएं। कल मेरे विश्वविद्यालय आए थे प्रधानमंत्री जी, मुझको लगता है उनको फौरी तौर पर अगर कहीं जाने की जरूरत है वो मणिपुर जाए, क्योंकि देखिए मणिपुर की लगी आग मणिपुर तक ही नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा उत्तर पूर्व का कैरेक्टर है ना, बड़ा सम्मिश्रित सा है। एक जगह की आग दूसरी जगह जाकर के चिंगारी पहुंचा देती है। और आप देखिए, अलग अलग मसलों पर हमारी अलग राय हो सकती है, लेकिन मणिपुर बॉर्डर स्टेट है, बहुत संवेदनशील इलाका है। म्यांमार, चाइना, बहुत सारी चीजों पे आपको नजर रखनी है, लेकिन नजर रखने से पहले आवश्यक है आपके लिए कि आपका नजरिया बदले। बिल्कुल। आप किसी भी स्टेट को सिर्फ इलेक्शन के टाइम में याद ना करें। यही अभी भी आपके डिस्कशन के माध्यम से गुजारिश होगी, जो राहुल जी ने किया, पीएम मस्ट रिपीट इट। बिल्कुल। मैं
मैं एक चीज देखता हूं मनोज जी कि विश्व इतिहास जब किसी भी नेता को दर्ज करता है कहीं पर भी, वो ये दर्ज नहीं करता कि इसने किस ट्रेन को झंडी दिखाई, कितने बार कपड़े बदले, इन्होंने किसका उद्घाटन किया, ये मेट्रो में बैठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी गए या नहीं गए। वो ये देखता है कि आपके देश के जलते सुलगते जो मुद्दे थे उस पे आपका क्या स्टैंड था। गांधी जो है वो किसी कार में बैठकर भी कहीं जा सकते थे, वो भी उद्घाटन और भजन कर सकते थे, लेकिन वो नोआखली जाके अनशन पर बैठे मरने के लिए, कि अगर ये आग नहीं बुझेगी तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा अपनी। तो मुझको लगता है विश्व इतिहास दर्ज उन लोगों को करता है जो जलते सुलगते मुद्दों में कूदते हैं उनको सुलझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मुझको अफसोस होता है कि हिंदुस्तान के इतिहास का इतना ताकतवर एक नेता जो इतने बरसों तक प्रधानमंत्री है, हो सकता है रह भी ले आगे, उसका नाम विश्व इतिहास में इन बातों के लिए दर्ज नहीं होगा कि झंडी आपने कितनी दिखाई, इस बात के लिए दर्ज होगा कि आपने मणिपुर का नाम भी नहीं लिया। मुझको सर, हिंदुस्तानी लोकतंत्र के लिए ये बात खराब सर लगती ये जो बात आप कह रहे हैं उस बात में दम है। मुझे स्मरण है, इस करीब 1 साल पहले मैंने सदन में कहा था, जी। सदन में कहा था कि विश्व इतिहास में किसी का प्रधानमंत्री बनना, या भारत के इतिहास में हाँ कि 9-10 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री हैं, अगर हाँ आपने भार ऊंचा नहीं किया, हाँ मानदंड ऊंचा नहीं किया, हाँ संदेश एक समावेशी नहीं दिया, तो आप अध्याय नहीं मिलेगा इतिहास में, आपको बिल्कुल नहीं, फुटनोट मिलेगी, फुटनोट आप मिलेगा। फुटनोट में रह जाएंगे। हाँ। तो कोई भी प्रधानमंत्री हम्म जो 10वें वर्ष में हम्म प्रवेश कर गया है अपने प्रधानमंत्रित्व काल का, हम्म, उन्हें फुटनोट की तलाश नहीं होनी चाहिए, हाँ अध्याय की तलाश होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। अध्याय तभी आपको हासिल होगा हम्म जब आपका पूरा का पूरा, आप हम्म अमेरिका में कहते हैं हम्म कि मैं गांधी, यानी कि गांधी और बुद्ध की धरती से आया, हम्म, यहां आपके मनसा वाचा कर्मणा में यह दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। यहाँ न गांधी दिखते हैं हाँ न बुद्ध दिखते हैं, हाँ, यहाँ इनको गोडसे सिर्फ भाषणों, सावरकर। हाँ, यहाँ सिर्फ गांधी और बुद्ध को भाषण की विषय वस्तु बनाएंगे तो उससे उससे आप अंततः अपना भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। जो आप बाहर बोलते हैं हम्म, वो आपके आचरण में अंदर भी होना चाहिए, हाँ तो शायद आप एक लंबी लकीर खींच पाए। हम्म, अन्यथा जो भी लकीर आपने खींची है ना, वो आने वाला 2 महीने में मिटा देगा। मनोज जी, एक ताजा खबर जो है, ताजा घटना है कि गांधी के नाम का सरकार का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार जिस तरह से गीता प्रेस को दिया गया, और गीता प्रेस ने 1000 अच्छे काम किए होंगे, उनके 2000 अच्छे पब्लिकेशन होंगे। मेरे पिता जीवन भर गीता प्रेस के ग्राहक और पाठक रहे, लेकिन महिलाओं के बारे में उनका जो हिंसक नजरिया है जिसको वो आज भी बेच रहे हैं, और बहुत ही हिंसक बातें लगातार महिलाओं के खिलाफ लिखते हैं, दलितों के मंदिर प्रवेश के खिलाफ थे, लगातार उन्होंने अभियान चलाया, गांधी से मतभेद हो गया उनका जब गांधी ने दलितों को साथ लिया। तो ऐसे संस्थान को उन्होंने 1000 अच्छे काम किए होंगे, मुझको इनकार नहीं है। हिटलर अगर बहुत अच्छा पेंटर था तो मैं आज हिटलर की पेंटिंग की तारीफ नहीं कर सकता, मुझको वो यहूदियों की लाशें याद पड़ती हैं। तो मुझको गीता प्रेस की किताबों में औरतों को सती बनाने का, उनको मार खाने का, पति के हाथों मार खा के शुद्ध होने का, कि तुमको मौका मिल रहा है कि पिछले जन्म के पाप से उबर रही हो। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी ने ऐसे संस्थान को जो आज भी ये बेच रही है, उसको गांधी के नाम का सबसे बड़ा सरकारी पुरस्कार दिया है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी भी जान रहे हैं कि उन्होंने ये पुरस्कार क्यों दिया। वो जिस वजह से पुरस्कार उन्होंने दिया उसमें उनको सफलता मिली। मैं इसलिए कह रहा हूं सफलता मिली कि लोगों ने विरोध किया। अब गीता प्रेस के विरोध को लोगों ने हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का विरोध, हिंदू धर्म से खैर कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि मेरा मानना है कि हर धर्म को एक रिफॉर्म की जरूरत है, हमारे धर्म को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गीता प्रेस ने कई पुस्तकें प्रकाशित की, जाहिर है घर घर में उनकी चाराने की, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती पहुंच गई। और बीच में सुना था कि वो थोड़े आर्थिक संकट में थे,
हाँ, तो मैंने पहली प्रतिक्रिया में ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी के बड़े अमीर दोस्त लोग हैं, हाँ, आप 100-200 करोड़ दे दो, हाँ, दिलवा दो, हाँ, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार नहीं, हाँ, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार में गांधी भी है और शांति शब्द भी है। बिल्कुल। गीता प्रेस के पब्लिकेशन के आधार पर हम्म, शांति की किन कोशिशों के लिए उनको पुरस्कार मिले? बिल्कुल, बिल्कुल। पारिवारिक शांति, हम्म, सामाजिक शांति, समाज जहां की आप जाति दलित, की शांति। वही मैंने कहा, जहां आप दलितों पिछड़ों के बारे में आपका दृष्टिकोण जगह, और बार बार आपने उसको रिव्यू करने की भी कोशिश नहीं की, कभी नहीं। आप प्रकाशित करते गए। हाँ, वही महिलाओं को लेकर के, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बड़ी ऐतिहासिक विसंगति हाँ, कुछ नहीं हो सकती। हाँ, गांधी शांति पुरस्कार हम्म, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाए, बिल्कुल, ये सरकार के विजडम पूल के भी संकीर्ण होने का संकेत है। बिल्कुल। आपका विजडम पूल, क्योंकि आप पुराने तमाम रेसिपिएंट देख लीजिए गांधी शांति पुरस्कार, और उस श्रृंखला पर गीता प्रेस को इवैल्यूएट करिए, बिल्कुल। आपको लगेगा कि ये न सिर्फ इन्होंने राजकाज में हाँ, छत विच्छत किया है देश के मानस को, हाँ, बल्कि इन सांस्कृतिक पुरस्कारों मूल्य, की गरिमा बिल्कुल। बिल्कुल तार तार करके रखती है। ये क्या लगता है आपको मनोज जी, ये देश जा किधर रहा है? लोग अगर गीता प्रेस की ऐसे पब्लिकेशंस की आलोचना, उनको गांधी और शांति के नाम का पुरस्कार देने की आलोचना कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जनता उसको हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे हमला मान रही है, तो क्या ये लगता है आपको जनता की जो एक चेतना जिसको कहें अगर मान लीजिए, उसमें किसी सुधार और मरम्मत की कोई गुंजाइश दिखती है, संभावना दिखती है आपको? आपने पिछले प्रश्न के दौरान आपने एक अच्छी बात कही थी कि हिटलर अच्छा पेंटर था, लेकिन उसको पेंटिंग के लिए कैसे याद करें। उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं, मैं थोड़ा वर्ल्ड वॉर के दौरान के जर्मनी इटली के इतिहास का थोड़ा अध्ययन भी किया है और लगातार करता हूं जी। और कई दफा ये जानने के लिए कि क्या तस्वुर हमारे सामने होगा अपने लिए। मेरा मानना है कि एक दौर था तकरीबन 36-37 से लेके 43 तक, जब हिटलर के बारे में, उसके खिलाफ जर्मनी में किसी भी स्तर पर कोई सुन नहीं सकता था जी। और आज ये स्थिति है कि उसी जर्मनी में नाम लें अगर मान लीजिए तो लोग आंखें चुराने लगते हैं। नहीं, आज मैं अपना अनुभव बताता हूं, आप हिटलर का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं उस पर डिस्कशन बंद करो। यानी कि उस अध्याय को वो जर्मन समाज, जर्मन राष्ट्र के इतिहास से उसको विलग करना चाहते हैं। बिल्कुल। अंततः लोगों के बीच ही बदलाव आएगा। सुनील जी, हम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ सकते हैं और अंगणित में चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि चुनाव एक लेवल पर मनोविज्ञान से नीचे उतर करके अंगणित हो जाता है। लेकिन इस विचारधारा से लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है। इस विचारधारा से लड़ाई 24 में अगर हम जीत गए, उसके बाद भी चलेगी। जो नुकसान इन्होंने 10 वर्षों में किया, उसको वापस रिट्रीव करने में, रिपेयर करने में, पंक्चर लगाने में कम से कम 3 दशक लगेंगे, क्योंकि इन्होंने संस्थाओं का चरित्र बदल दिया। छोटी छोटी चीजें, बहुत माइन्यूट डिटेल में जाके ऐसे बदलाव किए। ये काम लोग करेंगे, लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी चीज खो दी है। आप एक पूरी कौम को, मुसलमान को अपने इतना दानवीकरण करके रख दिया है। अब भूल जाते हैं कि हर छठा व्यक्ति लगभग इस देश में मुसलमान है। इस देश को, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में घर कहा उन्होंने देश को, यूसीसी बोलने के क्रम में कि एक घर में 2 कानून, एक घर में, एक परिवार में 2 कानून कैसे? अगर ये घर है, इस घर का हर छठा व्यक्ति मुसलमान है, आप उसको किनारे धकेल करके, उसको डेमोनाइज करके क्या हासिल करना चाहते हो? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब अशांति में जिएंगे, अशांति हमारा चरित्र हो जाएगा, अशांति में जन्म होगा, अशांति में मृत्यु होगी। क्या जवाब देंगे पुरखों को? तो ये बात अगर प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी को समझ में नहीं आती, ये ज्यादा कष्ट का विषय है। यही मैंने कहा आपके प्रश्न के जवाब में, इसका निदान चुनाव जीतने में नहीं है। चुनाव तो जीत जाएंगे, ये उसके बाद भी जारी रहेगा संघर्ष।
इससे लड़ना आपको जारी रखना होगा, क्योंकि हवा में जो जहर हुआ है ना, वो जहर अब इतना फैल गया है कि सिर्फ एक चुनाव के नतीजे से ठीक नहीं होगा। एक बात आपको बतलाइए, वैचारिकी में लड़ना। जी जी, आप पार्लियामेंट में इतना अच्छा बोलते हैं, मुझको लगता है कि खासकर आपके भाषण सुनते हुए एक नई इमारत बनाई गई ताकि आप ज्यादा सुख से, ज्यादा अच्छे से वहां बोल सकें, आपकी बात ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो सके, वहां माइक्रोफोन बेहतर होंगे, एकॉस्टिक बेहतर होगा बिल्डिंग का, ऐसा मुझको लगता है। आपको आपको लगता है कि ये संसद जो है ये इमारत के मामले में संपन्न हो रही है और बहस के मामले में विपन्न होती जा रही है? एक मेरे वाइस चांसलर साहब थे, मैं जब जामिया में कुछ वर्ष था दिल्ली यूनिवर्सिटी आने से पूर्व, जी, तो एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने आए थे विश्वविद्यालय में, और मैं कंपेयर कर रहा था प्रोग्राम को। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बिल्डिंग आप लोगों ने बनाई, बड़ी मुबारकबाद, लेकिन सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर एक संभावना ये भी रहती है हमेशा कि कहीं वो ज्ञान की कब्रगाह ना हो जाए। उनकी वो बात मैं अक्सर याद करता हूं। बिल्डिंग एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट एक भावना है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा उपकरण है जिसके लिए हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत की। बड़ी मेहनत, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट देखी है, कितनी रिच डिबेट थी। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सब कुछ इसी सरकार में खराब होना शुरू हुआ, लेकिन इस सरकार के लिए पार्लियामेंट माई वे और हाईवे वाली जगह है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मेजॉरिटी बहुत आवश्यक है पार्लियामेंट में ताकि सरकार बनती है, लेकिन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप सब बुलडोज कर दीजिए। किसान आंदोलन में हमने देखा, 370 में देखा हमने आपने कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया। और मैं अगर आज 4 साल बाद आपसे पूछ लूं कि आपने क्या हासिल किया, आप जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे। बल्कि आपको नुकसान सबसे बड़ा हुआ जो कश्मीर में एक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम थी, आपने उससे भी नाता खत्म कर लिया। तो ऐसे अगर मैं अलग अलग विषयों में जाऊं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिल्डिंग से नहीं चलती, एटीट्यूड से चलती है। एटीट्यूड अगर आपका है विपक्ष को रिडिक्यूल करो, उसको स्पेस ना दो। जैसे मैं पिछला पूरा सत्र आपको बता रहा हूं, उसमें उसके वॉश आउट होने में विपक्ष की भूमिका नहीं थी। इनके पास अडानी के कर्मचारियों से ज्यादा ये अडानी को डिफेंड कर रहे थे संसद के अंदर। एक दिन बल्कि संसद चली तो अडानी पे बोलने के लिए मैंने कहानी का सहारा ले लिया। मुझको लगा कि ये बोलने नहीं देंगे, तो मैंने 2-3 तोतों को मिला करके कहानी बनाई और वो कहानी सुना दी। तो वो कहानी रिकॉर्ड में भी रह गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फैक्ट की जगह कम हो गई है तो फिक्शन फॉर्म में उसको रखना पड़ रहा है। वो भी हम जैसे कुछ लोग ही कर पा रहे हैं। फैक्ट की जगह ही नहीं, डायलॉग की जगह खत्म हो रही है। डायलॉग पार्लियामेंट, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि नेहरू, एक तो उस दौर में जितने दिन पार्लियामेंट चलती थी, नेहरू अपने दिन का मैं समझता हूं 90% टाइम पार्लियामेंट में होते थे। ये उनके बाद जो कमी आती गई, अब तो प्रधानमंत्री जी दूज के चांद की तरह एक आध दिन दिखाई देते हैं पार्लियामेंट में। जब तक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी नहीं होगी और वो पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेंगे, उनके लोग सीरियसली नहीं लेंगे, बिल्कुल, और फिर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक बिल्डिंग रह जाएगा। बिल्कुल, आप सेंगोल लगा दीजिए, बिल्कुल, एक राजतंत्र का प्रतीक। कायदे से आपको वहां प्रियम्बल ही लगाना चाहिए था, लेकिन आपने संगोल लगाया। लेकिन संगोल के बाद भी अगर आप चर्चा संवाद से बचना चाहेंगे, कठिन सवालों को ढकने की कोशिश करेंगे, तो संसदीय लोकतंत्र वैसे ही आईसीयू में पहुंचा पड़ा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस। ये अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पर लौटूंगा मैं, क्योंकि आपको जल्दी निकलना है यहाँ से। जो बिहार में प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, एक संगठन बनाया है, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो बहुत सारी पार्टियों के, नीतीश की पार्टी सहित कई के रणनीतिकार रहे हुए हैं।
आप क्या देखते हैं बिहार में उनकी भूमिका और देश में उनकी भूमिका, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन को एक करने की भी एक समय शायद कोई कोशिश की थी, मुझको नहीं लगता। मैं उन कोशिशों से तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। हम्म, ऐसी कोई कोशिश उन्होंने की नहीं थी, कम से कम की भी होगी हम्म, तो मेरे दल से कोई संवाद नहीं था। नंबर एक। दूसरा, मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक आकलन नहीं किया, लेकिन फौरी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी अपने राजनीतिक करियर में जब से आए हैं, हाँ, वो तब से उनके बयान को अगर आप देखें हम्म, तो ये स्पष्ट होता है कि राजनीति, उनकी राजनीति हम्म, का डायरेक्शन क्या है। हम्म, उस उतना जान लेने के बाद हम्म, मेरे लिए मूल्यांकन की कोई और चीज बचती नहीं है। हाँ, वैसे भी बिहार को अगर मैं देखूं तो बहुत बहुत ही स्थिति साफ है। हम्म, देखिए, बिहार में अक्सर क्या होता है ना कि लोग बिहार को कम आंकते हैं। हम्म, बिहार का पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बहुत शार्प हम्म, है। अब भले हमको कई दफा वोट ना करें करें, हम्म, लेकिन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में ना वो नॉर्मली बिहार हम्म, बहुत शार्प रिएक्शन देता है। हम्म, तो मैं उस दृष्टिकोण से कहता हूं कि मेरे दल के लिए, हम्म, हमारे अपने व्यापक राजनीति के लिए उनका होना ना होना हाँ, उसी तरह है जैसे हाँ, कई और गठबंधन दल हाँ। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं मनोज जी आपसे, कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में जहां पे पुरानी पार्टियां हैं, जहां नेता पुराने हैं, सब कुछ है, इतने वर्षों से 75वां साल चल रहा है डेमोक्रेसी का, यहाँ पर एक पेशेवर रणनीतिकार जो कि प्रोफेशनल, जो कि हायर किए जाने लायक, मैं केवल प्रशांत किशोर की बात नहीं कर नहीं नहीं, मैं रहा, जान रहा हूँ। ऐसी एजेंसीज जब चुनाव कंडक्ट करती हैं या लोगों के लिए कंट्रोल करती हैं या उनकी रणनीति बनाती हैं, मुझको तो लोकतंत्र पर तरस आता है कि क्या आपको अपने सारे पार्टी के ढांचे को छोड़कर भाड़े के रणनीतिकार लाकर चुनाव लड़ना पड़ता है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहूं, और मैं इस पर लिख भी चुका हूं। हम्म, एक सवाल के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था हम्म, कि ये सब 1990-91 के बाद जो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का हाँ, आगाज हुआ, हाँ, जिसने नियो लिबरल पॉलिटिक्स को शेप किया, हाँ, उसकी ये देन है। हाँ, जहां नेता एक ब्रांड है, हाँ, आइडियोलॉजी एक पैकेज है, हाँ, और पॉलिटिकल जो एक मैनिफेस्टो होना चाहिए हाँ, वो स्मॉल टाइम नैरेटिव में तब्दील हो गया। हाँ, वो एक तो इश्तहार की तरह डिजाइन। हाँ, इश्तेहार की चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकांश दलों में 90-91 के बाद घोषणा पत्र नाम की चीज उतनी मायने नहीं रखती है। हाँ, क्यों? घोषणा पत्र अक्सर आजकल चुनाव के एक दिन पहले आता है। हाँ, मैं याद करता हूं कि मैं जब सोशल पॉलिसी की क्लास लेता था अपने यूनिवर्सिटी में, हाँ, हमारे पास एक यूनिट था जिसको हम कहते थे मैनिफेस्टो एनालिसिस। आई सी। आज उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि उस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, तो कालांतर में ये पीड़ा देगा, हम्म, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, सीरियस पॉलिटिक्स को हम्म, प्रोडक्ट बना दिए, हम्म, तो कलम की गुणवत्ता पे बात नहीं होगी, हम्म, कलम के आकार, प्रकार, साइज, होल्ड करने में कितना बढ़िया है, बिल्कुल, इस पर बात होगी। बिल्कुल। जबकि एक कलम की जांच होनी चाहिए कि ये लिखता कैसा है। दिखता कैसे है? लिखने की बात नहीं हो रही है, दिखता कैसा है। हम्म, लिखता कैसा है नहीं, हाँ, दिखता कैसा है। दिखता कैसा है? दिखता कैसा है तो वो बिकता भी है। आजकल वो एक दौर आया है जिसे मैं कतई भारतीय लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं मानता। हाँ, मेरे आखिरी दो सवाल बस, इसके बाद मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि हिंदुस्तान की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझको कोई एक्सेप्शन याद नहीं पड़ रहा है, आपको याद पड़े तो बताइएगा, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कुनबा परस्त क्यों हैं इस देश में? ठीक जिसमें है। जिसमें आपकी पार्टी, मुलायम की पार्टी, तमाम पार्टियां, आप अकाली देख लीजिए, आप कश्मीर की नहीं दोनों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सेना कहा। देख लीजिए, आप ममता के भतीजे को आगे आते देखिए, आप पवार की आप बेटी को आगे आते सर बिल्कुल, सुनील जी, मैं एक बात कहूं, जी। हम सबको साउथ एशिया हम्म, को एक साथ देखने की, जो पूरा साउथ एशिया, हाँ, इस भूभाग को हाँ, इस भूभाग को
भारत, आप बेनजीर को गिना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हाँ आप पूरे साउथ एशिया को देखें। हाँ हम पाकिस्तान बांग्लादेश हाँ एक ही, हाँ क्यों है साउथ एशिया में ऐसा? हाँ कुछ तो होगा, हाँ कुछ तो होगा साउथ एशियन कैरेक्टर में हाँ कि पॉलिटिक्स की ये धारा चल हाँ रही है। हाँ ये भरोसे का भी हो सकता है। हाँ। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, लालू जी ने तेजस्वी जी को वन फाइन मॉर्निंग सर पे ताज नहीं रख दिया। हाँ तेजस्वी तुम घोषित होते हो राजा। हाँ तेजस्वी जी को राघोपुर में गली गली छाननी पड़ी, हाँ लोगों ने वोट किया। हाँ 15 से जो कहानी शुरू हुई, हाँ 2018 तक आते आते वो परिपक्व, 2020 तक आते आते वो परिपक्व कहानी में तब्दील हुई। हाँ वही बात अखिलेश जी के साथ लागू हाँ होती है। हाँ मुझको ये पूरा का पूरा हाँ प्रश्न जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हालांकि वंशावली उनकी पार्टी की बड़ी लंबी है, मैं नहीं जाना बड़ी चाहता, लंबी है। हाँ लेकिन ये जो कहते हैं ना, हाँ वंशवाद अगर है हाँ तो वो क्यों है? हाँ लोग चुनाव के लिए जा रहे हैं, हाँ लड़ते हैं, सारे वंश के बच्चे सफल नहीं होते हैं। हाँ मैं असफल की फहरिस्त ज्यादा, क्यों तेजस्वी सफल होते हैं, हाँ या अखिलेश जी सफल होते हैं? हाँ ये अगर जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो एक वन साइज फिट्स ऑल से हाँ इसकी समझ हमें नहीं होगी। ये मेरा, और मैं बार बार कहता हूं, लंकन पॉलिटिक्स को देखिए। कुछ तो एक हमारे यहाँ, अच्छा छोड़िए, थोड़ा अमेरिका चलिए, कैनेडी फैमिली तो होगा जो हिस्टोरिकल साइकोलॉजी से एमिनेट करता है और वो कनेक्ट करता है लोगों से। ये मेरा कहना है। एक बस आखिरी सवाल आपसे, फिर और समय नहीं लूंगा मैं, वो ये है कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता से लड़ाई के जितने मौके रहते हैं, जितने मोर्चे रहते हैं, मैं देखता हूं कि जितने लड़ाके योद्धा उस मोर्चे पर जाते हैं, उनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के घोड़े पर क्यों सवार रहते हैं? बिना बिना भ्रष्ट हुए सांप्रदायिकता से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती क्या? एक मुझको ऐसा लगता है कि जब सांप्रदायिकता से लड़ने वाले धर्मनिरपेक्ष नेता भ्रष्ट भी रहते हैं तो सांप्रदायिकता की साख बढ़ जाती है, धर्मनिरपेक्षता की साख कमजोर होती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। नहीं, सुनील जी, मैं एक आग्रह करूंगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। मुझे ये बताइए कि आखिर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों का आपने नाम नहीं लिया, वो तमाम पिछड़े और दलित वर्ग से ही क्यों आते हैं? ये मैं व्यापक प्रश्न आपके समक्ष छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं गवाह हूं, बहुत सारी लीगल चीजें नहीं बताऊंगा। अभी एक लैंड फॉर जॉब स्कैम वापस खोला गया। सुनील जी, ये केस बंद कर दिया गया था सीबीआई के डायरेक्टर द्वारा 2022 की अगस्त में। हमारी सरकार बनी नीतीश जी के साथ, उसके बाद इस केस को फिर खोला गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू जी के समय से जो लोग पॉलिटिकली उनसे नहीं लड़ पाए, उन्होंने उस व्यक्ति को लीगल कॉबवेब में उलझाया। मैं स्टूडेंट था उस दौर का, लेकिन मैं कह सकता हूं आपको, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 कागज झूठ मूठ के उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होता था। क्यों? क्योंकि आप चुनाव में डील नहीं कर पा रहे थे लालू यादव से। चुनाव में उनके विपक्ष, उनके बरक्स आप एक व्यापक लकीर नहीं खींच सकते थे। आज फिर वही चीज तेजस्वी जी के साथ आपको हो रही है, आप लकीर नहीं खींच पा रहे हैं। ये केस खुलवा दो फिर से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक ना एक दिन इस पर कोई काम करेगा, लिखेगा कि क्यों दलित पिछड़े नेताओं पर इस तरह की चीज होती है, तब जबकि वो अपने राजनीति के उफान पर होते हैं। लेकिन जब अपने जी, लेकिन मनोज जी, मैं एक बात बतलाऊं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपसे सवाल लालू जी के संदर्भ में पूछा है। मैंने सवाल बड़े व्यापक संदर्भ में नहीं, मैं आपको देखिए, व्यापक संदर्भ को एक संदर्भ देना मेरे लिए भी आवश्यक था। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस पर अगर मैंने कहा कोई ना कोई काम करेगा, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं इस पे काम खुद करूंगा, क्योंकि बहुत वर्ष पूर्व आशीष नंदी ने इस पर एक लेख लिखा था। अच्छा। वो तब से मेरे जहन में है, तब से मेरे जहन में कि इस पे मैं काम करूंगा। आखिर क्या वजह है कि जाति विशेष के लोग जिन पर आरोप लगता है, उनका एक्विटल 5 हियरिंग के बाद हो जाता है। हमें क्यों चक्कर दर चक्कर लगाने पड़ते हैं?
खैर ये न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन मैं उदाहरण में आपको यही कहना चाहता हूं, क्या लालू यादव जी के लिए आसान नहीं था एक बार कह देना ठीक है मैं अपनी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स को छोड़ रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ, विराम छोड़ भी नहीं रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ, इस चुनाव में प्रचार नहीं मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगले दिन सब जगह क्लीन चिट मिलता, कोई अपील नहीं करता। ये है हमारे राजनीति का चरित्र आज के दिन में, और इस चरित्र से लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि कल को अगर विपक्ष के दलों की सरकार बनी तो इन एजेंसीज का जो हाल इन्होंने कर दिया है ना बीजेपी वालों ने, ये इनके दरवाजे पर भी जाके बैठेगी। हालांकि हम चाहेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा स्वाद चखा दिया है इन लोगों, इन संस्थाओं को, कि इसमें तब्दीली के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं फिर आपसे साफ कर रहा हूं मनोज जी कि मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, और मैं केवल आपकी पार्टी और लालू यादव के परिवार को लेके ये नहीं कह रहा हूं। जैसा मैंने कुनबा परस्ती की मिसालें कही, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर बहुत सारे लड़ाके जो हैं वो भ्रष्टाचार के घोड़े पे चढ़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जब भी आप काम करेंगे तो आपको ऐसी मिसालें दिखेंगी। चलिए, आपसे बहुत दिलचस्प बात हुई, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे भी वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। तो हम एक दिन फिर मिलते हैं मनोज जी के भी नए मुद्दों को लेकर। बहुत शुक्रिया आज के लिए।